गैर सरकारी विधेयक सहभागी लोकतंत्र की भावना को प्रतिबिंबित करते हैं, फिर भी उनकी प्रभावशीलता लगातार घटती जा रही है। भारत की संसदीय प्रक्रिया में गैर सरकारी विधेयकों की घटती संख्या के कारणों पर चर्चा कीजिए। उनकी प्रासंगिकता को पुनर्जीवित करने के उपाय सुझाइए। भारतीय संसद गैर सरकारी विधेयक जनप्रतिनिधियों को नीति निर्माण में सक्रिय भागीदारी का अवसर देते हैं और सहभागी लोकतंत्र की भावना को सुदृढ़ करते हैं, फिर भी इनकी प्रभावशीलता लगातार घटती जा रही है। घटती संख्या के कारण संसद की कार्यसूची पर सरकार का पूर्ण वर्चस्व, जिससे पीएमवी पर विचार का समय मिलता है। व्यवहारिक दृष्टि से सरकार समर्थित विधेयकों के ही पारित होने की भावना अधिक रहती है। पीएमवी को प्रतीकात्मक समझने की प्रवृत्ति ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्र भारत में केवल कुछ ही पीएमवी पारित हुए हैं। संसद की बार बार बाधित कार्यवाही और समयाभाव, विधेयकों की तकनीकी जटिलता और विशेषज्ञ सहयोग की कमी। प्रासंगिकता पुनर्जीवित करने के उपाय। पीएमवी पर चर्चा हेतु निश्चित समय आरक्षित करना। विधेयकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए संसदीय अनुसंधान एवं तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराना। अस्थायी समिति को पीएमवी की समीक्षा का दायित्व देना। महत्वपूर्ण पीएमवी को सरकार द्वारा अपनाने की परंपरा विकसित करना। गैर सरकारी विधेयक नागरिकों की आवाज़ और विविध दृष्टिकोण को संसद तक पहुंचाते हैं। यदि इन्हें संस्थागत समर्थन मिले तो लोकतंत्र अधिक सहभागी और उत्तरदायी बन सकता है। भारत की भावी व्यापार कूटनीति को आकार देने में भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते के रणनीतिक महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यूके मुक्त व्यापार समझौता भारत की भावी व्यापार कूटनीति के लिए रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक महत्व, बाजार पहुंच। यूके भारत के लिए वस्त्र, औषधि, सूचना प्रौद्योगिकी व सेवाओं का प्रमुख गंतव्य है। एफटीए से नियत निवेश प्रवाह। ब्रिटेन G20 और कॉमनवेल्थ का महत्वपूर्ण सदस्य है। समझौते से भारत में विदेशी निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। भू-राजनीतिक संतुलन। ब्रेक्जिट के बाद यूके एशिया में नए साझेदार खोज रहा है। वहीं भारत अपने वैश्विक व्यापार नेटवर्क का विविधीकरण चाहता है। तकनीकी सहयोग, शिक्षा, फिनटेक, घटित ऊर्जा और अनुसंधान जैसे क्षेत्र में सहयोग संभव। आलोचनात्मक पक्ष। कृषि व डेयरी क्षेत्र में यूके के सस्ते आयात भारतीय किसानों पर दबाव डाल सकते हैं।
डेटा सुरक्षा, बौद्धिक संपदा व श्रम मानकों पर मतभेद समझौते को जटिल बनाते हैं। भारत की घरेलू उद्योग नीति और आत्मनिरक्षरता की दिशा में संतुलन चुनौतीपूर्ण रहेगा। यह समझौता भारत की व्यापार कूटनीति को नए अवसर और चुनौतियां दोनों देगा। यदि राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए इसे संतुलित रूप से लागू किया जाए तो यह भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति को सशक्त कर सकता है। भारत की क्षेत्रीय राजनीति के लिए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को अफ़गानिस्तान तक विस्तारित करने के निहितार्थ पर चर्चा कीजिए। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को अफ़गानिस्तान तक विस्तारित करने का प्रभाव भारत की क्षेत्रीय नीति के लिए गहरे निहितार्थ रखता है। राजनीतिक घेरा CPEC का विस्तार भारत को उत्तरी पश्चिमी मोर्चे पर चीन पाक अफ़गान निकटता से घेरने का जोखिम बढ़ाता है। भू राजनीतिक प्रभाव अफ़गानिस्तान में चीन की आर्थिक उपस्थिति भारत की परंपरागत विकास सहयोग नीति को चुनौती देगा। सुरक्षा आयाम अफ़गानिस्तान में चीन की आर्थिक उपस्थिति भारत की पारंपरिक विकास अफ़गानिस्तान में बढ़ती चीनी अफ़गानिस्तानी गतिविधियां भारत के लिए आतंकवाद और अस्थिरता से जुड़े खतरे को गहरा सकती है। आर्थिक अवसरों की क्षति यदि अफ़गानिस्तान CPEC से जुड़ता है तो क्षेत्रीय संपर्क व व्यापार का ढांचा चीन के नियंत्रण में जा सकता है, जिससे भारत के व्यापार चाबहार पोर्ट और उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे की प्रासंगिकता प्रभावित हो सकती है। कश्मीर प्रश्न CPEC पहले ही भारत की संप्रभुता को चुनौती देता है। अफ़गान विस्तार से यह विवाद और जटिल होगा। CPEC का अफ़गानिस्तान तक विस्तार भारत के राजनीतिक हितों को सीमित कर सकता है। भारत को क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने हेतु ईरान, मध्य एशिया और बहुपक्षीय मंचों पर संपर्क परियोजनाओं को और सशक्त बनाना होगा। भारत का लक्ष्य विझिझम जैसे बंदरगाहों के माध्यम से एक प्रमुख ट्रांसशिपमेंट केंद्र बनना है। इस लक्ष्य से जुड़े अवसरों और चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। भारत का लक्ष्य विझिझम बंदरगाह जैसे परियोजनाओं के माध्यम से वैश्विक ट्रांसशिपमेंट हब बनना है। यह महत्व अवसरों और चुनौतियों दोनों से जुड़ी है। अवसर भौगोलिक स्थिति विझिझम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग के निकट है, जिससे एशिया यूरोप व्यापार हेतु आदर्श स्थान बनता है। लागत समय की बचत वर्तमान में भारत का अधिकांश ट्रांसशिपमेंट सिंगापुर और कोलंबो से होता है। घरेलू हब से विदेशी निर्भरता कम होगी।
आर्थिक लाभ, विदेशी मुद्रा की बचत, बंदरगाह सेवाओं से राजस्व वृद्धि, रोजगार सृजन। राजनीतिक महत्व, भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री शक्ति और व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की संभावना। चुनौतियाँ, प्रतिस्पर्धा, कोलंबो, दुबई और सिंगापुर जैसे स्थापित हब से प्रतिस्पर्धी। अवसंरचना व कनेक्टिविटी, भूमि परिवहन, लॉजिस्टिक्स और कोल्ड चेन जैसी सहायक सुविधाओं का अभाव। निवेश व तकनीकी, विशाल वित्तीय संसाधन और अत्याधुनिक तकनीकी की आवश्यकता। पर्यावरणीय व सामाजिक मुद्दे, तटीय पारिस्थितिकी और स्थानीय समुदायों के आजीविका पर प्रभाव। यदि अवसंरचना सुदृढ़ की जाए और प्रतिस्पर्धी सेवाएं प्रदान की जाए तो भारत ट्रांसशिपमेंट केंद्र बनकर वैश्विक व्यापार मानचित्र पर अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ऐसे खतरों का सामना करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कानूनी और नीतिगत उपायों पर चर्चा कीजिए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आम जनता निर्माण में गहरी भूमिका निभाते हैं, किंतु इनकी गतिविधियां कभी कभी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी उत्पन्न करती हैं। खतरे की प्रकृति, भ्रामक सूचना व फेक न्यूज, अफवाहें सांप्रदायिक तनाव, दंगे और अस्थिरता पैदा कर सकती हैं। विदेशी प्रभाव, बाहरी शक्तियाँ इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से भारत विरोधी नैरेटिव बढ़ सकती है। कट्टरपंथ व आतंकवादी प्रचार, युवा वर्ग को भड़काने हेतु चरमपंथी विचारधारा का प्रसार। आर्थिक व साइबर खतरे, वित्तीय धोखाधड़ी, डेटा लीक और उपभोक्ता हितों की हानि। भारत के कानूनी व नीतिगत उपाय, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और इसके अंतर्गत आईटी रूल्स 2021 जिनसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। इंटरमीडियरी गाइडलाइंस, फेक अकाउंट व हानिकारक सामग्री पर त्वरित कार्रवाई की बाध्यता। फैक्ट चेक यूनियन व पीआईबी की पहल, गलत सूचना से निपटने के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 से डेटा सुरक्षा व गोपनीयता को मजबूती। जागरूकता अधिनियम और साइबर सुरक्षा नीतियाँ नागरिकों को सुनिश्चित आचरण के लिए प्रेरित करती हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की शक्ति दोधारी तलवार है। संतुलित नियमन और डिजिटल साक्षरता ही राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बना सकती है। वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध भारत की रणनीति और 2026 तक इसे
समाप्त करने की चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिए। भारत में वामपंथी उग्रवाद लंबे समय से आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती रहा है। सरकार ने इसे समाप्त करने हेतु बहुआयामी रणनीति अपनाई है। सुरक्षा उपाय समाधान सिद्धांत के तहत समन्वित पुलिस अर्धसैनिक अधिनियम, आधुनिक हथियार और तकनीक का प्रयोग, विकासात्मक पहल, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, सड़कों, दूरसंचार और बैंकिंग जैसी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, जनसंपर्क, प्रभावित क्षेत्रों में विश्वास बहाली हेतु जन जागरूकता अभियान और सरेंडर पुनर्वास नीति, राज्य केंद्र समन्वय, संयुक्त ऑपरेशन और खुफिया साझेदारी। 2026 के समाप्त करने की चुनौतियाँ: दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र और सीमित स्थानीय प्रशासनिक पहुँच, आदिवासी समुदायों की ऐतिहासिक उपेक्षा और सामाजिक आर्थिक असंतोष, माओवादी गुटों की बदलती रणनीतियाँ और अंतर्राज्यीय गतिशीलता, विकास परियोजनाओं में भ्रष्टाचार और लाभार्थियों तक संसाधनों की सीमित पहुँच, मानवाधिकार संबंधी आलोचनाएं जो अभियानों की वैधता पर प्रश्न उठाती हैं। वामपंथी उग्रवाद का प्रभाव घटा है, किंतु 2026 तक पूर्व समाप्ति हेतु सुरक्षा कार्रवाइयों के साथ साथ न्यायसंगत विकास और समावेशी शासन पर ध्यान देना आवश्यक है। डिफेक्ट व्यक्तिगत गरिमा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बढ़ता खतरा है। इनसे उत्पन्न होने वाली जोखिमों और इनका मुकाबला करने के लिए भारत की तैयारियों का परीक्षण कीजिए। डीफेक कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकार तकनीकी है जो वास्तविक जैसी दिखने वाली झूठी ऑडियो वीडियो सामग्री तैयार कर सकती है। यह व्यक्तिगत गरिमा और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए गंभीर चुनौती है। जोखिम: व्यक्तिगत स्तर, मानहानिकारक यौन शोषण, साइबर बुलिंग और ब्लैकमेल घटनाएं। सामाजिक प्रभाव: फेक न्यूज़ और भ्रामक वीडियो से सांप्रदायिक तनाव और अविश्वास फैलना। राष्ट्रीय सुरक्षा: चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करना, नेताओं व संस्थानों की क्षति, धूमिल करना, आतंकवाद व विदेशी शक्तियों द्वारा दुष्प्रभाव। आर्थिक नुकसान: शेयर बाजार, ब्रांड छवि और उपभोक्ता विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव। भारत की तैयारी: अधिनियम 2000 और आईटी नियम 2021 के तहत डिजिटल प्लेटफार्मों की जवाबदेही तय की गई है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 गोपनीयता व डेटा सुरक्षा को सुदृढ़ करता है। फैक्ट चेक इकाइयाँ और साइबर अपराध प्रकोष्ठ फर्जी सामग्री की निगरानी करते हैं।
डिफेक्ट की पहचान हेतु AI आधारित उपकरणों और एल्गोरिदम के विकास पर जोर। जन जागरूकता अभियान नागरिकों को सतर्क और सजग बनाते हैं। डिफेक्ट से निपटने के लिए भारत विविध प्रावधानों के साथ साथ तकनीकी नवाचार व डिजिटल साक्षरता को और मजबूत करना होगा। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में PSLV की वैज्ञानिक और रणनीतिक प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। भारत का ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की रीढ़ मानी जाती है, जिससे वैज्ञानिक प्रगति और रणनीतिक क्षमता दोनों को सुदृढ़ किया है। वैज्ञानिक प्रासंगिकता PSLV की बहुमुखी क्षमता ने भारत को निम्नकथा ध्रुवीय कक्षा और भूस्थैतिक अंतरिक्ष क्षमता तक उपग्रह भेजने में सक्षम बनाया। इसने IRS और INSAT उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर देश को मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, कृषि और संसाधन मानचित्रण में आत्मनिर्भर बनाया। विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण से वाणिज्यिक अंतरिक्ष बाजार में भारत की साख बढ़ी। रणनीतिक प्रासंगिकता संचार, नेविगेशन और खुफिया उपग्रहों के प्रक्षेपण से रक्षा और सुरक्षा क्षमता मजबूत हुई है। PSLV C-37 द्वारा एक साथ 104 उपग्रह प्रक्षेपण ने वैश्विक स्तर पर भारत की तकनीकी श्रेष्ठता सिद्ध की। अंतरिक्ष कूटनीति के माध्यम से भारत ने कई देशों के साथ सहयोग बढ़ाया, जिससे सामरिक संबंध सुदृढ़ हुए। PLSV ने भारत को विश्वसनीय, किफायती और बहुउद्देशीय प्रक्षेपण क्षमता दी है। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का वैज्ञानिक आधार और रणनीतिक संपत्ति दोनों है। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक चिंतन ने वैश्विक ज्ञान प्रणालियों में गहरा योगदान दिया है। सुश्रुत और चरक के संदर्भ में मूल्यांकन कीजिए। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक चिंतन ने विश्व की ज्ञान परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विशेषकर आयुर्वेद के क्षेत्र में सुश्रुत और चरक इनके प्रमुख प्रतिनिधि हैं। सुश्रुत का योगदान सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा का आधार ग्रंथ माना जाता है। इसमें शल्य क्रियाओं, अंग प्रक्षेपण, प्लास्टिक सर्जरी और अस्थि उपचार की विस्तृत पद्धतियां वर्णित हैं। 125 से अधिक शल्य उपकरणों का उल्लेख मिलता है, जो आधुनिक शल्य चिकित्सा का नींव माने जाते हैं। चरक का योगदान चरक संहिता आंतरिक चिकित्सा का क्लासिक ग्रंथ है। इसमें रोगों की रोकथाम, निदान, औषध निर्माण, आहार और जीवन शैली पर विशेष बल दिया गया है। यह
प्रिवेटिव मेडिसिन और होलिस्टिक हेल्थकेयर की वैश्विक अवधारणाओं का अग्रदूत माना जाता है। वैश्विक प्रभाव: सुश्रुत और चरक की सीताओं का अनुवाद अरबी, फारसी और बाद में यूरोपीय भाषाओं में हुआ, जिससे वैश्विक चिकित्सा ज्ञान सुदृढ़ हुआ। चरक और सुश्रुत का चिंतन न केवल भारत की प्राचीन वैज्ञानिक परंपरा का प्रमाण है, बल्कि विश्व चिकित्सा विज्ञान में भी अस्थायी योगदान का प्रतीक है। भारत में वित्तीय समावेशन और वृद्धावस्था सुरक्षा को बढ़ावा देने में अटल पेंशन योजना के महत्व पर चर्चा कीजिए। इसके समस्त आने वाली चुनौतियों का भी मूल्यांकन कीजिए। अटल पेंशन योजना 2015 में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहल है, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को वृद्धावस्था में सुनिश्चित पेंशन उपलब्ध कराना है। महत्व: असंगठित क्षेत्र को पेंशन सुरक्षा प्रदान कर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा। 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से 5000 रुपये तक मासिक पेंशन, जिससे वृद्धावस्था न्यूनतम आय सुनिश्चित। योजना जन धन आधार मोबाइल निष्क्रिय पर आधारित होने से सरल और पारदर्शी। महिलाओं, गरीबों, निम्न आय वर्ग के सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान कर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मजबूत किया। चुनौतियाँ: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में जागरूकता और वित्तीय साक्षरता की कमी, अनियमित आय और योगदान की निरंतरता बनाए रखना कठिन, कम पेंशन राशि मुद्रास्फीति के प्रभाव को संतुलित नहीं कर पाती, ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में बैंकिंग अवसंरचना की सीमाएं। अटल पेंशन योजना वित्तीय समावेशन और वृद्धावस्था सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन है, किंतु इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु पेंशन राशि में लचीलापन, जागरूकता अभियान और बेहतर प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता। जैविक विविधता विनियमन 2025 भारत के जैव विविधता प्रशासन में एक महत्वपूर्ण सुधार का प्रतीक है। इसकी प्रमुख विशेषताओं और इसके कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही समतापूर्ण और प्रभावी लाभ साझाकरण सुनिश्चित करने के लिए आगे की राह सुझाइए। भारत जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र है। जैव विविधता विनियमन 2025 इस दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार है, जिसका उद्देश्य जैविक संसाधनों का संरक्षण, इनके न्यायसंगत उपयोग और लाभों के समान वितरण सुनिश्चित करना। विशेषताएं: पहुंच और अनुमति, शोधकर्ताओं, कंपनियों तथा उद्योगों के लिए जैविक संसाधनों तक पहुंच हेतु स्पष्ट अनुमति प्रक्रिया। लाभ साझाकरण, स्थानीय समुदायों,
राष्ट्रिक ज्ञानधारकों तथा राज्यों को उचित आर्थिक और गैर आर्थिक लाभ। डिजिटल अनुक्रम सूचना समावेश। जैविक संसाधनों के डिजिटल डेटा के उपयोग पर भी नियम लागू। सरलता और पारदर्शिता। पूर्व की जटिल अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाना। राज्य जैव विविधता प्राधिकरण की सशक्त भूमिका। स्थानीय स्तर पर निगरानी और कार्यान्वयन। चुनौतियाँ। स्थानीय समुदायों की सीमित भागीदारी। निर्णय प्रक्रिया में उनकी आवाज़ कमज़ोर। राज्यों के बीच क्षमता असमानता। संसाधन और संस्थागत ढांचों का अभाव अंतर। लाभ साझाकरण की अस्पष्टता। लाभ का स्वरूप और वितरण तंत्र स्पष्ट नहीं। उद्योगों का प्रतिरोध। कंपनियों द्वारा अधिक नियमों को बोझिल मानना। निगरानी तंत्र की कमजोरी। अवैध दोहन और जैव डकैती की रोकथाम कठिन। आगे की राह। स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। लाभ साझाकरण की स्पष्ट परिभाषा। आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी लाभों का मिश्रित मॉडल। पारदर्शी डिजिटल प्लेटफॉर्म। अनुमति, अनुबंध और लाभ वितरण की निगरानी हेतु। क्षमता निर्माण। राज्य और ग्राम स्तर पर संस्थागत मजबूती। कड़े प्रवर्तन उपाय। अवैध जैव उपयोग पर त्वरित दंड। यह विनियमन भारत की जैव विविधता शासन प्रणाली को अधिक न्यायपूर्ण और प्रभावी बनाने की क्षमता रखता है, बशर्ते कार्यान्वयन पारदर्शी, सहभागी और लाभ साझाकरण में वास्तव में समानता आधारित हो। हिमालय न केवल दक्षिण एशिया की जलवायु और पारिस्थितिकी जीवन रेखा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर सबसे कमजोर पारिस्थितिक तंत्र में से एक है। हिमालय पर्वत प्रणाली के पारिस्थितिकी महत्व पर चर्चा कीजिए और इसके लिए प्रमुख खतरों पर प्रकाश डालिए। इस नाजुक पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए भारत और वैश्विक पहलों का भी परीक्षण कीजिए। हिमालय पर्वत न केवल दक्षिण एशिया की जलवायु और पारिस्थितिक जीवन रेखा है, बल्कि विश्व के सबसे नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों में से एक माना जाता है। पारिस्थितिकी महत्व। जलवायु नियंत्रण। मानसून के प्रवाह को नियंत्रित कर भारतीय उपमहाद्वीप की कृषि व जीवन को पोषण करती है। नदियों का उद्गम स्थल। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी नदियों का स्रोत, जो करोड़ों लोगों की आजीविका सुनिश्चित करती है। जैव विविधता घटस्पात। अद्वितीय वनस्पति, दुर्लभ औषधीय पौधों और वन्यजीवों का निवास। हिमनद और जल भंडार। तीसरा, धूप कहलाने वाला हिमालय एशिया के
विशाल विभागों को मीठा पानी प्रदान करता है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र, अनेक धार्मिक स्थलों का आधार, जो सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को आकार देता है। प्रमुख खतरा, जलवायु परिवर्तन, हिमनदों का तीव्र पिघलना और ग्लेशियर झीलों का फटना, वनों की कटाई और भूमि क्षरण, असंतुलित विकास और अवैज्ञानिक कृषि, अनियंत्रित पर्यटन और शहरीकरण, अपशिष्ट प्रदूषण और ढांचागत दबाव, भूकंपीय संवेदनशीलता, भूस्खलन, भूकंप और बाढ़ की बढ़ती घटनाएं, अत्यधिक दोहन, खनन, जल विद्युत परियोजनाएं और अवैध शिकार। संरक्षण का प्रयास, भारत में राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिक मिशन, गंगा संरक्षण मिशन, हिमालयी जैव संसाधन संरक्षण पहल और वनीकरण कार्यक्रम। वैश्विक स्तर पर हिमालय को ऑपरेशन फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस पहल, LUCN, ICI MOD तथा पेरिस समझौता जैसी जलवायु संधियां। हिमालय की पारिस्थितिक केवल भारत की नहीं अपितु पूरे एशिया और विश्व की जल सुरक्षा और जलवायु संतुलन से जुड़ी है। इसके संरक्षण के लिए संतुलित विकास, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यंत आवश्यक है। शांति और विकास के लिए परमाणु। इस आदर्श वाक्य पर प्रकाश डालते हुए परमाणु ऊर्जा संवर्धन और अप्रसार के बीच संतुलन बनाने में IAEA की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। उभरते हुए भू राजनीतिक संदर्भ में यह भूमिका कितनी प्रासंगिक है। परमाणु ऊर्जा का उपयोग दो विपरीत आयामों में संभव है। एक ओर यह स्वच्छ ऊर्जा और विकास का साधन है, तो दूसरी ओर यह विनाशकारी हथियारों का स्रोत भी है बन सकता है। इसी संतुलन को साधनों के हेतु अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में एटम फॉर पीस एंड डेवलपमेंट आदर्श वाक्य के साथ हुई। IAEA की भूमिका, परमाणु ऊर्जा संवर्धन, सदस्य देशों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सतत परमाणु ऊर्जा के विकास में तकनीकी सहयोग। अप्रसार, NPT के ढांचे के अंतर्गत सदस्य देशों की परमाणु गतिविधियों की निगरानी और निरीक्षण, सुरक्षा मानक, परमाणु संयंत्रों, अपशिष्ट प्रबंधन और विकिरण सुरक्षा हेतु वैश्विक मानक विकसित करना। तकनीकी सहयोग कार्यक्रम, कृषि, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन और चिकित्सा में परमाणु तकनीकी का शांतिपूर्ण उपयोग बढ़ाना। विश्वसनीय मंच, परमाणु विवादों और पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु तटस्थ संस्थान। उभरते भू-राजनीतिक परिदृश्य में प्रासंगिकता, जलवायु परिवर्तन के युग में परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त विकल्प है, जिससे IAEA की भूमिका अहम हो गई है। नए परमाणु राष्ट्रों की आकांक्षाएं, अप्रसार चुनौती
स्थिति को और गहरा करती हैं। महाशक्तियों का प्रतिस्पर्धा आईएईए की संतुलन साधने वाली संस्था के रूप में अधिक जिम्मेदार बनाती है। परमाणु आतंकवाद का खतरा आईएईए सुरक्षा उपायों को मजबूत करने का प्रमुख मंच है। आईएईए परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग और प्रसार के बीच वैश्विक संतुलन बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में इनकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है, बशर्ते यह निष्पक्षता, पारदर्शिता और सहयोग पर आधारित रहे। भारत की विकास गाथा में पूर्वोत्तर क्षेत्र की रणनीतिक और आर्थिक क्षमता पर चर्चा कीजिए। इसके विकास में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियों पर भी प्रकाश डालिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत का गेटेड टू साउथ ईस्ट इंडिया कहलाता है। इसको भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विशेषताएं इसे राष्ट्रीय रणनीति के अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। रणनीतिक आर्थिक क्षमता, भौगोलिक स्थिति, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से सटा होने के कारण यह क्षेत्र एक्ट ईस्ट नीति का प्रमुख आधार है। प्राकृतिक संसाधन, कोयला क्षेत्र, प्राकृतिक गैस, चाय और मांस जैसे प्रचुर संसाधन का भंडार। जैव विविधता और पर्यटन, विश्व स्तरीय जैव विविधता हॉटस्पॉट जो इको टूरिज्म और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देता है। जल संसाधन, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ जल विद्युत क्षमता और सिंचाई का बड़ा स्रोत हैं। रणनीतिक महत्व, संवेदनशील सीमा क्षेत्र होने के कारण यह राष्ट्रीय सुरक्षा आगे सीमा प्रबंधन में केंद्रीय भूमिका निभाता है। विकास में प्रमुख चुनौतियाँ, भौगोलिक अलगाव और अविकसित अवसंरचना, सड़क, रेल और डिजिटल कनेक्टिविटी की कमी, अलगाववादी आंदोलनों और सुरक्षा मुद्दे, अशांति, निवेश और विकास परियोजना में बाधा, भूकंपीय संवेदनशीलता और पर्यावरण जोखिम, बाढ़, भूस्खलन और आपदाओं की अधिकता, औद्योगिकरण का अभाव, कच्चे माल के बावजूद प्रसंस्करण उद्योगों का विकास नहीं, सामाजिक आर्थिक असमानता, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर सीमित। पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत की विकास यात्रा में आर्थिक समृद्धि और क्षेत्रीय संपर्क का सेतु बन सकता है। इसके लिए सुरक्षा, अवसंरचना, औद्योगिकरण, निवेश और सामाजिक समावेश पर समानांतर ध्यान अनिवार्य है। पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिस्टा के बाद भारत की वैश्विक कूटनीतिक पहुंच का विश्लेषण कीजिए। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुकाबला करने में इसकी प्रभावशीलता और इस प्रयास में आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। पहलगाम आतंकवादी हमला और इसके बाद
ऑपरेशन सिंदूर, भारत की सुरक्षा नीति और आतंकवाद रोधी रूख को वैश्विक मंच पर दृढ़ता से प्रस्तुत करने वाले घटनाक्रम हैं। इन घटनाओं ने भारत को कूटनीतिक सक्रियता बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने का अवसर प्रदान किया। वैश्विक कूटनीतिक पहुंच, आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। भारत ने संयुक्त राष्ट्र, G20 और SCO जैसे मंचों पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुद्दा मजबूती से उठाया। राजनीतिक साझेदारियाँ, अमेरिका, फ्रांस, रूस और यूरोपीय संघ जैसे देशों ने भारत के आतंकवाद रोधी रुख का समर्थन किया। क्षेत्रीय सहयोग, खाड़ी देशों और बांग्लादेश जैसे पड़ोसियों के साथ सुरक्षा सहयोग को मजबूत किया। वैश्विक छवि निर्माण, भारत ने खुद को आतंकवाद का शिकार नहीं बल्कि इनका प्रभावी मुकाबला करने वाले जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। प्रभावशीलता, पाकिस्तान की वैश्विक छवि और अधिक संकुचित हुई। फैक्ट की ग्रेट लिस्ट में बने रहने से पाकिस्तान पर आर्थिक दबाव बढ़ा। भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को अंतर्राष्ट्रीय वैधता मिली। प्रमुख चुनौतियाँ, महाशक्तियों के हितों में असमानता, अमेरिका, चीन जैसे देशों की रणनीतिक गणनाएँ और पाकिस्तान को आंशिक सहारा देती है। सीमा पार आतंकवाद की निरंतरता, ढांचागत बदलाव के बावजूद घुसपैठ और आतंकी हमलों की घटनाएँ। राजनयिक संतुलन, आतंकवाद मुद्दे पर दबाव बनाने के साथ साथ क्षेत्रीय स्थिरता और वार्ता की संभावनाएं बनाए रखना। भारत की कूटनीति ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को वैश्विक विमर्श का हिस्सा बनाने में सफलता पाई, परंतु इनकी अस्थायी प्रभावशीलता के लिए निरंतर अंतर्राष्ट्रीय दबाव, क्षेत्रीय सहयोग और घरेलू सुरक्षा क्षमता का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। शहरी बाढ़ भारतीय शहरों में एक आवर्ती और तीव्र संकट के रूप में उभरी है, जिसके मुख्य कारण प्राकृतिक और मानवजनित कारक हैं। भारत में शहरी बाढ़ के कारणों और चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। हाल के वर्षों में मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, गुरुग्राम जैसे महानगरों में शहरी बाढ़ एक आवर्ती और गंभीर संकट के रूप में सामने आई है। यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि मानवीय हस्तक्षेप और कुप्रबंधन का परिणाम भी है। प्राकृतिक कारक, अत्यधिक और अनियमित वर्षा, चक्रवात और जलवायु परिवर्तन से वर्षा की तीव्रता में वृद्धि, नदियों और झीलों का जलस्तर बढ़ना। मानवीय कारक, अवैज्ञानिक शहरीकरण, नालों, झीलों, जलभराव क्षेत्रों पर अतिक्रमण, निकासी तंत्र की विफलता, पुराने और संकरे ड्रेनेज सिस्टम का भार न झेल पाना। भूमि उपयोग में परिवर्तन, प्राकृतिक जलग्रहण क्षेत्रों को
कंक्रीट और डामर से ढक देना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कमी, नालों और नदियों में कचरे के कारण जल निकासी बाधित होना, पर्यावरणीय क्षरण, वनों की कटाई, आर्द्र भूमियों और मैंग्रोव का नष्ट होना। प्रमुख चुनौतियाँ: प्रशासनिक विफलता, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव, जोखिम प्रबंधन की कमी, बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली और आपदा प्रबंधन में कमजोरी, अनियोजित जनसंख्या वृद्धि, झुग्गी बस्तियों और अनधिकृत कॉलोनियों का प्रसार, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव, जीवन और संपत्ति की हानि, यातायात बाधित रोगों का प्रकोप। शहरी बाढ़ भारत की विकास यात्रा के लिए गंभीर चुनौती है। इससे निपटने के लिए सतत शहरी नियोजन, आधुनिक जल निकासी तंत्र, आर्द्र भूमि संरक्षण और जलवायु अनुकूल अवसंरचना पर त्वरित ध्यान आवश्यक है। भारत में शहरी गरीबी विकास के बावजूद भी एक चुनौती बनी हुई है। शहरी गरीबी को बढ़ाने वाले प्रमुख कारकों पर चर्चा कीजिए। इसे संबोधित करने के लिए प्रमुख सरकारी पहलों का उल्लेख कीजिए और समावेशी शहरी कल्याण के लिए आगे की राह सुझाइए। भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक विकास किया, परंतु शहरी गरीबी अब भी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। शहरों में आर्थिक अवसरों की उपलब्धता के बावजूद बड़ी आबादी झुग्गियों में सुरक्षित जीवन जीती है। शहरी गरीबी को बढ़ाने वाले प्रमुख कारक: ग्रामीण शहरी प्रवास, बेहतर रोजगार की तलाश में आए प्रवासी अनौपचारिक क्षेत्र में फंस जाते हैं। अनौपचारिक रोजगार: अधिकांश शहरी गरीब असुरक्षित, कम आय और बिना सामाजिक सुरक्षा वाले कार्यों पर निर्भर। उच्च जीवन यापन लागत, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन की ऊंची लागत, अपर्याप्त आवास और झुग्गी विस्तार, भूमि और मकानों की कमी। सामाजिक बहिष्करण, महिलाओं, प्रवासियों और वंचित वर्गों की सीमित भागीदारी। तेजी से शहरीकरण, अवसंरचना पर अत्यधिक दबाव। सरकारी पहलें: राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शहरी गरीबों को कौशल और स्वरोजगार के अवसर। PMAY उर्बान शहरी गरीबों को किफ़ायती आवास। स्वच्छ भारत मिशन जीवन गुणवत्ता सुधार हेतु स्वच्छता सेवाएं। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच। अमरूट मिशन जलापूर्ति और सीवरेज जैसी बुनियादी सेवाएं। आगे की राह: समावेशी शहरी नियोजन, झुग्गीवासियों को अधिकार और बुनियादी सुविधाएं, कौशल विकास और औपचारिक रोजगार, गरीबों की उत्पादकता बढ़ाना, किफ़ायती आवास नीति, सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहन, सामाजिक सुरक्षा जाल, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और शिक्षा सहायता, स्थानीय निकायों को सशक्त करना, विकेंद्रीकृत शहरी शासन। शहरी गरीबी का समाधान केवल आर्थिक विकास से संभव नहीं है। इसके लिए समावेशी कल्याणकारी नीतियाँ, बेहतर शहरी शासन और सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता।
स्वास्थ्य सेवा और जैव नैतिकता के संदर्भ में जीन संपादन तकनीकी संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। विनियमन इस क्षेत्र में उत्तरदायी नवाचार को कैसे सुनिश्चित कर सकता है? जीवन संपादन विशेषकर पर कैसे जैसे तकनीकी आधुनिक स्वास्थ्य सेवा में क्रांतिकारी बदलाव की संभावना यह मानव जीनोम की सटीक रूप से बदलने की क्षमता देती है। संभावनाएं आनुवंशिक रोगों का उपचार, सिकल सेल एनीमिया, थैलीसीमिया और हीमोफीलिया जैसे रोगों का अस्थायी इलाज, कैंसर और दुर्लभ बीमारियां, लक्षित जीन संपादन से अधिक प्रभावी उपचार, सस्ती दुर्लभ चिकित्सा, पारंपरिक उपचारों की तुलना में कम लागत, व्यक्तिगत चिकित्सा, रोगों की जीन प्रोफाइल के अनुसार उपचार, अनुसंधान में प्रगति, दवा परीक्षण और रोग प्राकृतिक समझने में मदद। चुनौतियाँ जैव नैतिकता, भ्रूण पर प्रयोग, डिसीजन बेसिस का खतरा, असमान पहुँच, विकसित देशों को लाभ जबकि गरीब देशों की पीछे छोड़ने को जोखिम, अनपेक्षित दुष्प्रभाव, ऑफ टारगेट म्यूटेशन, रोग या कैंसर का खतरा, सामाजिक धार्मिक आपत्तियाँ, मानव हस्तक्षेप की सीमा पर बहस, नियामक ढांचे की कमी, वैश्विक स्तर पर एकरूपता का अभाव। विनिमय की भूमिका, स्पष्ट नैतिक दिशा निर्देशक, अनुसंधान और नवाचार में स्वीकृत सीमाएं तय करना, वैश्विक सहयोग हो और जैसे मंचों पर मानक विकसित करना, सार्वजनिक भागीदारी, नीति निर्माण में समाज की चिंताओं को शामिल करना, निगरानी तंत्र, क्लिनिकल ट्रायल और प्रयोगशालाओं पर प्रभावी नियंत्रण, समान पहुंच सुनिश्चित करना, सस्ती तकनीकी और विकासशील देशों के लिए सहायता। जीन संपादन स्वास्थ्य क्षेत्रों में आशा की किरण, परंतु इसका जिम्मेदार उपयोग केवल मजबूत विनिमय और जैव नियंत्रण संतुलन के माध्यम से ही संभव है। आयुर्वेद के विकास में सुश्रुत और चरक के योगदानों और आधुनिक चिकित्सा में उनकी प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति वैश्विक स्वास्थ्य परंपरा में अपना अनोखा स्थान रखती है। इसमें सुश्रुत और चरक के योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय नहीं है। सुश्रुत का योगदान, सुश्रुत शल्य चिकित्सा का आधार ग्रंथ, शल्य चिकित्सा के जनक, 300 से अधिक शल्य प्रक्रिया और 120 शल्य उपकरणों का उल्लेख, प्लास्टिक सर्जरी और नेत्र शल्य, नाक पुनर्निर्माण और मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा के वर्णन, शरीर रचना विज्ञान, शरीर को 300 हड्डियों और 500 मांसपेशियों में विभक्त करने का प्रयास, चरक का योगदान, चरक संहिता, आंतरिक औषधि विज्ञान का आधार, रोग निदान और उपचार, पहचान, हृदय रोग, मानसिक स्वास्थ्य और रोग निवारण पर
अध्ययन, निवारण पर बल, निदान से अधिक रोकथाम का दृष्टिकोण, व्यक्तिगत चिकित्सा, प्रत्येक रोगों की प्रकृति के अनुसार उपचार, आधुनिक चिकित्सा में प्रासंगिकता, शल्य कौशल, सुश्रुत की तकनीकी, आधुनिक प्लास्टिक व नेत्र शल्यक्रिया की आधारशिला, होलिस्टिक हेल्थ, चरक का निवारण केंद्रीय दृष्टिकोण आज की प्रिवेंटिव मेडिसिन से मेल खाता है। औषधीय पौधों का ज्ञान आज भी दवा निर्माण और फार्माकोलॉजी में उपयोग, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन शैली चिकित्सा, चरक का आचार, रसायन, आधुनिक मानव चिकित्सा और जीवन शैली प्रबंधन में प्रासंगिक है। सुश्रुत और चरक न केवल आयुर्वेद की आधारशिलाएं हैं, बल्कि उनकी शिक्षाएं आज की सर्जरी, निवारक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य दृष्टिकोण से भी प्रासंगिक हैं। इनके विचार आधुनिक चिकित्सा को पूरक और समग्र स्वास्थ्य मॉडल प्रदान करते हैं। उपग्रह इंटरनेट सेवाएं भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी के भविष्य को आकार दे रही है। इसके महत्व और प्रमुख नियामकीय चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी सामाजिक आर्थिक विकास का प्रमुख साधन है। पारंपरिक ब्रॉडबैंड और मोबाइल नेटवर्क के बावजूद दूरस्थ व दुर्गम क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की कमी रही है। ऐसे में उपग्रह इंटरनेट सेवाएं भविष्य की डिजिटल क्रांति को नया आयाम दे रही हैं। महत्व, ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों तक पहुंच, हिमालयी तटीय, आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में तेज इंटरनेट उपलब्धता, आपदा प्रबंधन, बाढ़, चक्रवात, भूकंप जैसी आपदाओं में संचार व्यवस्था बनाए रखना, राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार नेटवर्क को मजबूती, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन को बढ़ावा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप, ई-कॉमर्स और डिजिटल पेमेंट को नई गति, G5 और 10T का पूरक, स्मार्ट शहर और स्वायत्त प्रणालियों को सशक्त बनाना। नियामकीय चुनौतियाँ, स्पेक्ट्रम आवंटन विवाद, नीलामी बनाम प्रशासनिक आवंटन पर असहमति, विदेशी कंपनियों की भागीदारी, डेटा सुरक्षा और रणनीतिक हितों पर प्रश्न, उच्च लागत और किफ़ायत, गरीब उपभोक्ताओं तक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना कठिन, अंतर एजेंसी समन्वय, दूरसंचार विभाग ISRO और TRAI के बीच स्पष्ट नीतिगत ढांचे का अभाव, अंतरिक्ष कचरा और तकनीकी मानक, उपग्रहों की बढ़ती संरचना से जोखिम, उपग्रह इंटरनेट भारत की डिजिटल समावेश यात्रा में गेम चेंजर साबित हो सकता है, परंतु इसकी सफलता अस्पष्ट नीतिगत ढांचे, सस्ती सेवाएं, साइबर सुरक्षा और वैश्विक सहयोग पर निर्भर करेगी।